आप हमारे ई ट्यूटोरियल्स ज्ञान से क्लास 8 to 10th 11 12th एंड ग्रेजुएशन मैथ का बेस्ट एंड इजी वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, ई ट्यूटोरियल्स ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको आंसर की नहीं दिया जाएगा, पूरे सोल्यूशन के साथ सोल्व कराया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 92/115 का। 92/115 का सरलतम रूप पूछ रहा है, तो इसको तब तक काटेंगे जब तक सरलतम रूप नहीं आना चाहिए। देखिए, किसी एक अगर 2 से काटते हैं तो 2 से 1 कट रहा है, दूसरा नहीं कट रहा है। 3 से काटते हैं तो 1 कट रहा है, दूसरा नहीं कट रहा है। इसी प्रकार हम लोग आगे जब बढ़ते चलेंगे तो 4 से 5 से 7 से 8 से 10 से 12 से ट्राई करते रहिए। एक कटेगा, दूसरा नहीं कटेगा। कहने का अर्थ ऊपर वाला कटेगा तो नीचे वाला नहीं कटेगा। अगर हम लोग करते करते 23 के पास पहुंचे तो 23 से देखे तो दोनों कट रहा है, ये भी कटेगा, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। तो 23 चौक हो रहा है 92 और 23 पंचे 115 होता है, यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी है, 4/5 बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 2 कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, इसका तो आंसर अनगिनत होगा, बट आप माइंड में क्लियर रखिएगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं और अनगिनत अपरिमेय संख्या होते हैं। फिर 2 अपरिमेय संख्या के बीच भी अनगिनत अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इस यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनगिनत हो जाएगा। 1 2 नहीं, अनगिनत होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा सही। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो शांत का एक आप कॉन्सेप्ट पढ़े होइएगा। अगर पी वाई क्यू के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को लिखते हैं तो क्यू का जो मान होना चाहिए केवल 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, यानी 2 का पावर कुछ भी हो और 5 का पावर कुछ भी हो। कहने का सेंस ये हुआ कि केवल इसमें क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए ये केवल 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। 3 4 5 कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 5 रहे नीचे में तो संख्या शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इस हिसाब से चेक करना होगा आपको, बारी बारी एग्जाम में भी चेक करना होगा जो भी नंबर दिया हो, लेकिन चेक हम लोग करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए, पहला क्या है 7/88। 88 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 88 में देखिए 11 आ रहा है, 11 यानी 8, 11 8 88। इसका अर्थ ये नहीं होगा, इसी पता चल रहा है क्योंकि इसमें 11 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो 8 तो चलिए ठीक है, बट 11 आ रहा है तो ये शांत नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन ए था। आपका ऑप्शन बी क्या है, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, 13/210 है। 13/210 है। इसमें अब चेक करना होगा आपको। तो 210 को गुणनखंड आपका निकालना होगा। तो सिंपली आपको तोड़ना होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं 21 दाही 210, थोड़ा क्विक करना होगा। 21 दाही 210, तो ये तो ठीक है अपने जगह पे, लेकिन ये गड़बड़ है क्योंकि क्या हम लोग पढ़े हैं Q का जो मान होना चाहिए केवल 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, यानी पी वाई क्यू के रूप में हम लोग लिखते हैं तो Q का जो वैल्यू होना चाहिए केवल 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो अगर 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 7, अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो। अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, इसको गुना करके देखिए पूरा 210 हो जाएगा। 5 दूना 10, 3 7 21, 21 दाही 210। तो ये तो ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी वजह से ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए और बी आपका नहीं होगा। चलिए आगे सी क्या कह रहा है कि 15/1600। सी में कह रहा है 15/1600। देखिए 1600 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कम से कम आपको 3 से 4 5 मिनट लग सकता है। तो इतना नहीं बड़ा करेंगे। 1600 लिखा हुआ है तो 16 गुने हम लोग 100 कर सकते हैं। 16 दाही 1600, सॉरी 16 दाही नहीं है, 1600 है। 16 गुने 100 तो 1600 हो जाएगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 4, 4 × 16, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को पावर 4, 2 के पावर 4 हो गया 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और 100 को क्या लिख सकते हैं 25 चौका 100। 25 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2। देखिए केवल 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है। अगर इस सिंपली अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 100 को क्या लिख सकते हैं 25 चौका 100, केवल 2 5 है। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 चौका 16 या 2 के पावर 4। केवल कहने का सेंस ये हुआ कि केवल इसमें 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये संख्या शांत होगा। ऑप्शन डी का रहा है 110, तो 110 भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें भी 11 आ रहा है आपका। तो 3 का आपका सी हो जाएगा 15/16।
चलिए 4 कह रहा है कि बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्य का गुणनफल क्या होगा। देखिए एक बहुपद दिया हुआ है, उसका पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। चार कह रहा है एक बहुपद दिया हुआ है dy स्क्वायर प्लस by और प्लस a। देखिए हम लोग पढ़ के क्या आए हैं कि ax एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें शून्यकों का गुणनफल पूछे यानी अल्फा इंटू बीटा पूछे तो क्या होता है c बाई a, यानी ये c और ये a, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b बाई a। हम लोग ये पढ़ के आए, बट इसमें देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे d है, यहाँ पे b है, यहाँ पे उससे हमें कोई लेना देना, हो सकता है यहाँ पे नंबर भी दे दे 3 4 5 कुछ भी दे सकता है, माइनस में प्लस में कुछ भी रूट में भी दे सकता है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोग जो पढ़ के कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, यानी c बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका a बाई बी, क्योंकि c के जगह पे a है और a के जगह पे आपका d है, तो a बाई डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए a बाई डी, डी नंबर में दिया हुआ है a बाई डी, तो इस हिसाब से 4 का d हो जाएगा। 5 नंबर आपके क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। 5 नंबर क्या कह रहा है कि रूट 18 का परिमेयकरण क्या होगा, रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। सॉरी देखिए इस कहने का सेंस क्या हो रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले आप 18 का आवाज गुणनखंड यानी गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं, तो 18 को क्या लिख सकते हैं 3 अगुने 3 अगुने 2 लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 9 दूना 18, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये तो यानी रूट से बाहर निकल जाएगा, तो रूट से बाहर निकल अंदर बच क्या गया 2, केवल 2 बच गया। तो अब ये कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें कितना से गुना किया जाए कि इसका परिमेयकरण गुणांक हो। 18 का रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी कि टूटकर पूरा एक रूट से बाहर निकल जाए, तो केवल हम लोग रूट 2 से अगर गुना करते हैं, 3 तो अपना बाहर निकल चुका हुआ है, तो 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 3 बाहर निकल गया, बच रहा है केवल रूट 2। अगर रूट 2 में हम केवल रूट 2 से ही गुना करते ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन आपका रूट 3 दिया हुआ है, रूट 2 दिया हुआ है, रूट 6 दिया हुआ है, रूट 18 दिया हुआ है, तो परिमेयकरण गुणांक इसका आपका रूट 2 हो जाएगा। बहुत आदमी रूट 18 बोले में, बट ये गलत है, रूट 18 नहीं होगा, केवल रूट 2 इसका आंसर होगा करेक्ट। चलिए इस प्रकार कोई अगर सवाल आए तो क्या कीजिएगा, आप कुछ करना नहीं, बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया हुआ इसके तहत यानी इसके अंतर्गत या इसके जैसा सवाल आ सकता है, तो रूट 18 के जगह पे हो सकता है रूट 24 दे दे, रूट 27 दे दे। तो कहने का सेंस ये हुआ कि रूट से हम लोग बाहर निकालने के बाद जो बच गया वही गुणांक हो जाएगा। चलिए आगे 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2 3 2 1 0, तो इसका आंसर हो जाएगा, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा सबसे छोटी आवाज संख्या है और 2 केवल सम है, 2 केवल सम आवाज संख्या है, बाकी बात अदर जो भी संख्या है तो वो विषम है। तो ये भी बात याद रखे रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का 2। 7 कह रहा है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है a आर ग्रेटर देन बी, आर लेस देन 0, आर लेस देन बी, इनमें से कोई नहीं इस टाइप का। ऑप्शन बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। तो आप पहला चैप्टर जब पढ़े होइएगा तो उसमें एक परिमेय ही है a, यानी दिया हुआ है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है ये लेस देन बी होता है, आर जो होता है लेस देन बी होता है। तो ऑप्शन इस हिसाब से 7 का सी हो जाएगा, ये सॉरी 7 था। 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो जो रूट में रहे वो अपरिमेय, बशर्ते रूट में रहने का सेंस कहने का ये हुआ कि रूट से वो बाहर ना निकले तो वो अपरिमेय, और रूट से बाहर निकल जाए, रूट में रहते हुए भी रूट से बाहर निकल जाए तो वो परिमेय। यानी सेंस कहने का मेरा ये हुआ कि परिमेय संख्या रूट में नहीं रहता है और अपरिमेय संख्या रूट में रहता है। तो हिसाब से बारी बारी चेक कर लीजिए आप 8 नंबर में कौन करा की परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 4 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 3, तो ये ऑलरेडी अपरिमेय है, क्योंकि दोनों जो ऐड है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड का है, यानी जोड़ा हुआ है, आई रूट से ये बाहर निकल भी नहीं सकता है, तो ये अपरिमेय है। बी में आपका कह रहा है कि रूट 7, ये तो ऑलरेडी अपरिमेय ही है। सी कह रहा है कि रूट
रूट 8 देखिए ये भी अपरिमेय होगा। कैसे? रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, एक तो बाहर निकल गया आपका, लेकिन एक तो रूट में ही रह गया, तो ये हो गया अपरिमेय। लेकिन डी में क्या है? डी कट जाएगा, 6 बटा रूट 5 और बटा रूट 5 लिखा हुआ है, तो रूट 5 से रूट 5 तो कट गया, बच क्या गया? 6, तो 6 क्या है आपका? परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से 8 का आपका देखिए ऑप्शन क्या, ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। 9 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। 9 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 का शून्य क्या होगा? दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक, या दोनों बराबर, इस टाइप से कुछ यानी ऑप्शन दिया रहेगा। तो 9 नंबर कह रहा है, पहले तो बहुपद उतार लेते हैं, x² प्लस 12x प्लस 35 है। इसका शून्यक पहले आपको निकालना होगा, शून्यक निकालने के बाद पता उसके बाद चलेगा कि इसका जो शून्यक होगा ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या दोनों बराबर होगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करके सबसे बेहतर निकाल लेते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या होगा? 35x² और 12 को क्या 35 को हम लोग तोड़ेंगे तो 7 5 35, 7 5 हो जाएगा 12। कहने का सेंस ये होगा फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 35x² होगा। 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 और 5 लिख सकते हैं, 7 5 35 और 7 5 12, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 भी आ गया। तो x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 लिख सकते हैं। इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, x, तो x बाहर निकल गया था, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 7, रखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया। अब प्लस इस दोनों में देखिए यहाँ 5x और प्लस 35 है, इस दोनों में से 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो 5 निकलने के बाद क्या बचेगा बाहर? इधर x और इधर 7। देखिए जो इसमें और इसमें दोनों में आपको x प्लस 7 इसमें भी, x प्लस 7 इसमें भी है, तो x प्लस 7 ये थोड़ा बहुत आपको रफ करना ही होगा। x प्लस 7 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5 है ना। और जब शून्य का निकाल रहे हैं तो बराबर 0 लेकर चलना होता है, बराबर 0 हो गया। एक बार इसको इतना बराबर 0 करेंगे, इतना बराबर भी 0 करेंगे। जब इतना बराबर 0 करेंगे तो यानी इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। इधर प्लस 7 है, उधर गया तो -7। उसी प्रकार इधर प्लस 5 है, फिर उधर जाएगा तो क्या होगा? -5। तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? इसके जो भी शून्य निकल रहे हैं दोनों क्या हो रहा है? ऋणात्मक में आ रहा है। आपसे इवन ये भी पूछा जा सकता है कि इनके शून्य क्या होंगे, तो इनके शून्य जो होंगे -7 और -5 होंगे। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है, तो ऑप्शन में देखिए दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों ऋणात्मक। तो इसका ये आपका 9 नंबर सवाल था, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। समझ गए होइएगा बात को। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? पहला क्या कह रहा है? अपरिमेय करने का सेंस क्या हुआ? रूट में रहना चाहिए, अगर बशर्ते रूट से बाहर निकल रहा है तो फिर वो परिमेय हो जाएगा। पहला कह रहा है रूट अंडर 121, 11 का वर्गमूल है 121, तो होगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है रूट अंडर 196, 196 14 का है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 14 गुने 14 करेंगे रूट में तो वो बाहर निकल जाएगा, 14 गुने 14 196 होता है, तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है रूट 27, ये हो सकता है। देखिए रूट 27 क्या बोले कि रूट में रहते हुए भी फिर बाहर आ जाए तो वो परिमेय हो जाएगा, बशर्ते इसको बाहर निकालने के बाद भी इसमें रूट बच रहा है। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3, रूट अंडर 3 गुने 3 गुने 3, तो एक तो बाहर निकल जाएगा, बच क्या जाएगा? एक बच जाएगा, तो ये हो गया आपका अपरिमेय। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर सवाल पढ़िएगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है बहुपद 5y² माइनस 5y के शून्यक है, यानी इसका शून्यक आपको सिंपली निकाल कर देना है कि इसका शून्यक क्या होगा। देखिए ये हो गया आपका 11 नंबर 5y² माइनस 25, इसका शून्य का निकालना है तो इतना बराबर हम लोग 0 करेंगे। जब 0 करेंगे तो देखिए दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। देखिए एक फार्मूला पे जा रहा है a² माइनस b² पे। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 क्या है? 5 का वर्गमूल है। तो देखिए इसको हमको फार्मूला पे सेट करना होगा, a² माइनस b² पे। सेट कैसे होगा सो ध्यान थोड़ा दीजिएगा। 5y है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर 5 और y का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 और y² का y² अपने जगह पे माइनस का माइनस। अब 25 को कोई लिख सकता है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 5 का स्क्वायर 25, शायद ये समझ गए होइएगा। देखिए a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे बराबर नहीं होगा, तो हो जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी a की जगह पे इतना है, b की जगह पे इतना है, तो a प्लस हो गया b इंटू a
यानी ए कहने का सेंस ये होगा और माइनस बी कहने का सेंस ये होगा इक्वल टू 0। अब एक बार इतना बराबर भी 0 हो जाएगा, फिर इतना बराबर भी 0 हो जाएगा। इसके बाद निकाल देते हैं √5 y प्लस 5 इक्वल टू भी 0 हो गया और √5 y माइनस 5 इक्वल टू भी 0 होगा। देखिए +5 है, उधर गया तो -5, इधर +5 था तो इधर जाएगा तो फिर ये -5, इधर √5 है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। √5 से √5 इधर देखिए इसमें एक √5 है, इस 5 में क्या √5 है, 2 √5 छिपा हुआ है। ये 5 जो है, इस 5 को कोई लिख सकता है √5 गुने √5। तो देखिए इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 अपने जगह पे है बट्टा √5। इसमें 2 √5 है तो 1 √5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √5। इस समझ गई होगी मेरी बात को। फिर उसी प्रकार इसमें क्या लिख सकते हैं, √5y इक्वल टू 5, √5y इक्वल टू 5। फिर उसी प्रकार √5 से √5 कट जाएगा, √5 मरते हैं, इसीलिए y इक्वल टू आ गया √5। एक इसका वैल्यू क्या निकल गया, इसीलिए y इक्वल टू -√5। देखिए ऑप्शन अब क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 5, -5, ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए ना 5 और -5 कहाँ पे, √ आपका सी देखिए, सी में क्या लिखा हुआ है, √5, -5, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। 11 के बाद 12 कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। कहने का सेंस ये हुआ कि द्विघात बहुपद का शून्य का दिया हुआ, शून्य का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, समझिए यहाँ पे। यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। पहले आपको लिखा हुआ है योग, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -40 दिया हुआ है। तो इससे जो समीकरण बनेगा कैसे बनाते हैं हम लोग, ax² और ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे ही हम लोग समीकरण बनाते हैं ax², या सीधे सिंपली x² भी लिख सकते हैं, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ax² अपने जगह पे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, x का हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका -40 है, तो ये हो गया आपका -40। तो सिंपली क्या आएगा, ax² माइनस 3x और माइनस प्लस हो गया -40। इसमें ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं ये होगा। तो पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है कि x² माइनस 3x और -40, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये तो 12 का हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अब 13 क्या कह रहा है, पढ़िएगा सवाल, बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। 13 कह रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ तथा 2x + 4y इक्वल टू 8 है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक हल है, 2 हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। यानी सिंपली 2 इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन से पूछ रहा है कि इससे जो हल निकलेगा इसका हल कितना होगा, एक हल होगा, 2 हल होगा, या कोई हल नहीं हो सकता, या अनगिनत हल होगा। तो एक आप लोग पढ़े होइएगा कि ऐसी टाइप से ax1 + by1 इक्वल टू c1, एक ये इक्वेशन है आपका, एक ये इक्वेशन है a2, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे सिंपली x ही होगा, a2x + b2y इक्वल टू c2 दिया हुआ है। और अगर ये दोनों इक्वेशन इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर दे, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो इसका अनगिनत हल होगा, ठीक। और a1/a2 बराबर हो b1/b2 और नॉट इक्वल टू हो c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब फिर यही हो जाए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2, तो इसका एक हल हो सकता है, ठीक ना। तो ये बात की बात है। अब आपको दिया क्या हुआ, इस पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y इक्वल टू 4 और 2x + 4y इक्वल टू आपको दिया हुआ 8। सिंपली इसमें ये आपका यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक ना। तो इस पे हम इस टर्म पे बैठाते हैं, तो 1/2 कैसे, a1/a2 था, तो उसी प्रकार 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू हो गया 4/8। अब देखिए
क्या बराबर होता है सब 1/2 बराबर, इसको काटेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा ना। फिर इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/2 है, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ये 1/2 है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अनगिनत हल हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन भी देखिए डी हो जाएगा अनगिनत, इसका ऑप्शन हो जाएगा अनगिनत हल, ऑप्शन डी। तो ये आपका क्या था 13 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान क्या होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ, उसमें कह रहा है कि जो शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम लोग क्या लेते हैं शून्य अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा लेते हैं। ये आपका 14 नंबर हुआ। इक्वेशन दिया हुआ है कि x² प्लस ax माइनस b, आपका ये इक्वेशन यानी कि दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, सॉरी हम इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं बराबर 0 देके, बट जो दिया हुआ उसी हिसाब से चलते हैं, बहुपद दिया हुआ है। और कंडीशन क्या कर रहा है कि जो शून्य है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मान लेते हैं एक शून्य मेरा अल्फा है दूसरा बीटा है, तो हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/बीटा, क्योंकि व्युत्क्रम कर रहा है। व्युत्क्रम का अर्थ क्या हुआ कि उल्टा, तो एक मेरा अल्फा है तो दूसरा क्या एक क्या कह तो रहा है कि एक दूसरे शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका अर्थ एक वो x है तो दूसरा क्या होगा 1/x। तो हम लोग अल्फा और बीटा शून्य के लेके चल रहे हैं, तो एक अल्फा दूसरा 1/बीटा हो जाएगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं शॉर्टकट में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, यानी कुछ है तो 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसी से निकल कर आ रहा है मेरा 1, देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब एक्चुअली में अल्फा इंटू बीटा बराबर, इससे हम अगर इस इक्वेशन से निकालते हैं तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, इस बहुपद से निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है c/a होता है, तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए -b है, तो यहाँ पे हो गया -b, और a के जगह पे नहीं कुछ है तो 1 तो है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया है। एक्चुअली में अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग अभी क्या निकाले हैं 1, देखिए कैसे कैसे घूम रहा है, देखिए इससे हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं c/a के थ्रू, इतना आ गया। और जो कंडीशन दिया हुआ है व्युत्क्रम, उससे निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ, सिंपली यहाँ पे 1 है, इस 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो इधर -b इक्वल टू 1 है। हमको निकालना क्या है, पूछ रहा है b का मान क्या होगा, तो इस माइनस को इधर फेंक देंगे तो b बराबर हो गया -1, ये आंसर हो गया। क्या कर रहा है, एक इक्वेशन दिया था और कह रहा था कि दो शून्य है तो एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा बराबर हो गया 1/बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1। इस बहुपद से निकाले हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा ही यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं c/a होता है, c के जगह पे -a था तो माइनस से एक यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं है, तो b इससे आगे निकल कर आ गया b का वैल्यू -1। 15 क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त कोण का कोण होता है, यानी कि ये पूरा वृत्त है, तो इस वृत्त का अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, मान लेते हैं इसको हम हाफ कर देते हैं, ये हाफ हो गया, तो इसका कोण क्या होगा, तो इसके पे जो कोण बनेगा ये समकोण होगा। कैसे, मान लेते हैं यहाँ केंद्र हो गया सपोजेट, इस केंद्र के अकॉर्डिंग हम लोग आगे इस पे एक ट्रेंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप से एक डाल देते हैं, ट्रेंगल इस टाइप से बनाते हैं, या इस टाइप से इधर बनाते हैं। कहने का सेंस समझिएगा, यहाँ पे एक हमने पहले एक सर्किल था इस टाइप से कर दिया, और यहाँ पे एक इसका क्या कहते हैं सेंटर है, सेंटर पे एक लंब डाले, ऐसे इसको मिलाते, ये तो ट्रेंगल बन गया आपका। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री, ये कोण कितना होगा, तो ये कोण आपका 45 होगा, ये कोण कितना होगा 45 होगा। कैसे, क्योंकि ई जितना है उतना ये भी है, दोनों की लेंथ जो है इक्वल है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा। सेम यहाँ पे एक इसे डाल देते हैं, त्रिभुज इधर से हम लोग बना लेते हैं। तो अब पूरा को देखिए, यहाँ पे इधर कितना ई कोण आपका हो गया 90, ये कोण कितना हुआ 45, ये कोण कितना हुआ आपका 45, तो ये पूरा कोण कितना हो गया टोटली जोड़कर, ये टोटली ये भी 45 ये भी 45, तो ये पूरा आपका हो गया 90। तो समकोण अर्धवृत्त पे कितना का कोण बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 का कोण बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो 15 का में देखिए कहीं 15 का सी हो जाएगा आपका 90, ये समझ गए होइएगा। 16 क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो कि वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो देखिए इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू यानी जो d का मान हो लेस देन 0 हो, d का मान
लेस देन 0, तो इसमें भी ऑप्शन होगा, देखिए कहीं डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी नंबर में डी नंबर ऑप्शन है, तो डी की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल 0। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 17 कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के मूल है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। यानी कि इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। पहले हम इसी को बढ़ाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको हम बटा पर का जोड़ करेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो यानी सिंपली हमको अल्फा प्लस, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, इस टाइप से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है इससे हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, आगे सोल्व कर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई है, तो सी के जगह पे क्या है -6, तो -6 बाई 2, यानी निकल कर कितना आएगा -3। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। फिर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो क्या होगा -b बाई ए। देखिए माइनस यहाँ बी के जगह पे नहीं कुछ है तो एक छिपा हुआ है, पहले से ही माइनस में है, तो माइनस इंटू बी का वैल्यू पहले से -1 है, ए का वैल्यू आपका 2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका हो गया 1/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -3, दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, निकल गया आंसर आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2, पूरा बटा का पूरा बटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 दे दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो 1/2 ये पलट करके आ जाएगा 1/-3। तो गुणा करने के बाद क्या होगा, एक में 1 से गुणा करेंगे तो 1, अब बाई 2 तिया 6, तो 6 ये माइनस है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा -1/6। समझ गए होइएगा। ये थोड़ा आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, हम समझाने के लिए आपको धीमे प्रोसेस चल रहे थे। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी -1/6, ऑप्शन दिख रहा अभी होगा, ये समझ गए होइएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे नजर आ रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। करेंगे समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा। इस टाइप का सवाल आपका ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में भी रह सकता है, तो समझ लीजिएगा अच्छा से। 18 कह रहा है कि पहले तो दिया हुआ है -3, 4, 11 और 18 डॉट डॉट इसी प्रकार, और पूछ कितना रहेगा इसमें पद। तो सबसे पहले आपका a इक्वल टू हो गया -3 और d निकालेंगे सर्वांतर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद 4 -3, तो माइनस माइनस टूट करके आ जाएगा प्लस, 4 3 हो गया ये आपका 7। उसी प्रकार 11 - 4 तो ये हो गया 7, 18 - 11 तो ये हो गया 7। निकालना कितना है 21वां पद, तो an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हो गया -3 प्लस n का वैल्यू हो गया आपका 21 -1 इंटू, और d का वैल्यू आ गया है 7। तो -3 प्लस 21 में से 1 गया तो हो गया आपका 20 और गुने 7, तो -3 अब प्लस 20 7 140, 140 में से 3 जाएगा तो ये आपका 137 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन कुछ दिया हुआ डी नंबर ये 137, समझिए हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए आप 19 नंबर सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, पढ़िएगा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आपको कुछ इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो बारी बारी हम लोग चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। x³ माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू, ये आपका 1 नंबर है, इधर दिया हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब। सिंपली इसको तोड़ते हैं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्या होता क्या है, a³ माइनस bq, a³ माइनस bq माइनस 3a स्क्वायर, तो a के जगह पे x है तो a स्क्वायर b, 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। a³ माइनस bq माइनस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 1 के जगह पे x, अब b का स्क्वायर 1 में 1 से गुना करेंगे, इस सब में गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक, इससे ये कट रहा है और एक यहाँ पे ठीक है ना सब कुछ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। a³ पूछ क्या रहा था आपका कि कौन द्विघात समीकरण है, ठीक तो है। a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस bq माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सबको एक इधर ले आते हैं, तो इधर पहले से ही माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x इधर सॉरी माइनस था तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर -1 इधर आया तो +1,
और इधर प्लस 3x है, इधर आया तो माइनस 3x, इधर हो गया 0। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो 2 तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये भी आ रहा है आपका द्विघात समीकरण, इस तो ऑप्शन एक ही आ रहा है, तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा। तोड़ने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। 20 नंबर सवाल आपके बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, पढ़िएगा क्या कह रहा है। 20 कह रहा है कि सर्वांतर श्रेणी और 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 होगा। तो पहले हम टर्म लिख लेते हैं, 80, 76, 72, 68, डॉट डॉट इस टाइप से दिया हुआ है। तो ए यहां से ए निकल कर क्या आ रहा है, ए आपका हो गया 80, मानकर चेंज कर देते हैं, हो गया आपका 80, और डी निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1। 76 में से 80 जाएगा तो क्या होगा, -4। 72 में से 76 जाएगा तो क्या होगा, -4। 68 में से 72 जाएगा तो क्या होगा, -4। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। तो यानी आपको an दे चुका हुआ है, अब पूछ रहा है n का वैल्यू, इसमें जैसे यहाँ बना सेम उसी प्रकार है, पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, कौन सा पद 0 होगा, बट an दिया हुआ है आपको। तो an बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 0। तो 0 इक्वल टू a का वैल्यू हो गया 80 प्लस n का वैल्यू तो हमको निकालना ही है -1 इंटू डी का वैल्यू आया है -4। तो 0 इक्वल टू 80 का यह हो गया 80 प्लस इसको तोड़ेंगे, इससे गुना करेंगे तो -4 में n से गुना करेंगे तो क्या होगा, -4, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट जब टूटेगा तो -4n, फिर माइनस इंटू माइनस, यह हो गया आपका +4। 80 4 84, तो इधर +84 हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा तो क्या होगा, -84। तो इधर आया था -84 इक्वल टू -4n, माइनस से माइनस कटा, और 4 से 84 को काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 1 4, तो इसीलिए n इक्वल टू आपका 21 आंसर आ रहा। देखिए ऑप्शन में भी होगा 21, 20 का हो गया बी नंबर, यह आंसर होगा 20 का, यानी 20 का बी हो जाएगा। यहां तक समझ गए होइएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। सर्वांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। देखिए 21 कह रहा है कि 6 माइनस 4n एक टर्म दिया हुआ है, इससे आपको पहले समांतर श्रेणी निकालना होगा, उसके बाद तो सर्वांतर निकलेगा यानी डी निकलेगा। तो देखिए n का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, n का वैल्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 4, 4 1 4, तो 6 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 2। n का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, और 6 में से 8 जाएगा तो क्या होगा -2। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, अब 6 में से जब 6 में से 12 को घटाएंगे तो क्या होगा -6। तो अब ये तो मेरा समांतर श्रेणी निकल गया। अब इसमें से हम डी निकालते हैं, अगर डी सक्सेस हो गया तो समझिए ये सही है, था गलत है। तो डी निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1, तब -2 और -2 होगा, यानी a2 और -a1, तो -2 और -2 क्या होगा, d1 पहले निकालते हैं। तो क्या ये निकल कर आ रहा है -4, हम लोग d2 निकालते हैं। तो फिर a3 माइनस a2, तो a3 और -a2, तो ये पहले से ही माइनस में, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा -6 और माइनस +2, और 6 में से +2 जाएगा तो क्या होगा -4। इसके हिसाब से देखिए यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, ये सही है। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसका हो गया 4। इसके बाद 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, ये तो एनसीईआरटी का ही सवाल है। देखिए ऑप्शन आपको ये नंबर दिया हुआ है कि -2 4 6, चेक कर लेते हैं बारी बारी से। ए में कह रहा है कि -2 4 -8 और 8 इस टाइप से आगे दिया हुआ है। अगर डी का वैल्यू बराबर हो गया तो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डी निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1, तो 4 -2, 4 सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पहले से माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 में से d1 है, तो 4 में से 4 और 2 क्या उतना हो गया 6। d2 निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a3, सॉरी a3 माइनस a2, तो -6 और -4 दोनों करेंगे तो क्या होगा -10, नॉट इक्वल टू है, नजर आ रहा है। ये ए नंबर आपका सही नहीं है। अब बी नंबर को देखते हैं। बी में तो ऐसे ही लग रहा है, ए है, a² है, a3 है, a4 है, तो ये सी नहीं होगा। आपका बच रहा है सी। जो भी बट्टा वाला सवाल हो ना, बट्टा पर के में समांतर दिया हो उसको, यानी कि जो समांतर श्रेणी दिया उसको हम लोग लास्ट में चेक कर लेते हैं। पहले आप डी को चेक कर लेते हैं कि डी हो रहा है कि नहीं। अगर डी नहीं होगा तो सी तो होगा ही होगा, अगर डी हो जाए तो डी हो गया, तो सी नहीं होगा। तो देखिए डी में क्या कर रहा है, 1 3 9 27,
तो 8 माइनस 7 करेंगे तो 3 में से 1 गया तो हो गया 2, 9 में से 3 गया तो क्या हो गया 6। ये तो ऑलरेडी नहीं हो रहा है, इसका अर्थ सी ही मेरा आंसर होगा। तो 22 का हो गया आपका सी। 23 कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु का क्या निर्देशांक होता है 0,0 से केवल 0 ही नहीं होगा 0,0 होगा वही ब्रैकेट के साथ। तो देखिए 23 का हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, 23 का हो गया डी। 24 कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ये तो थ्योरम ही है, तो क्यूआर बराबर दिए क्यूआर बटा बीसी का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, तो एरिया इतना बटा इतना का दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2/3 है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, या होल स्क्वायर आप कर दीजिए इस टाइप से। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आपका हो गया 4/9 आंसर हो जाएगा। ये थ्योरम ही है, तो देखिए इसका आंसर हो गया 4/9, यानी 24 का हो जाएगा आपका ए नंबर। यहां तक समझ गया होइएगा। 25 नंबर आपको तो समझिए, त्रिभुज का हम लोग पढ़े हुए हैं, तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, ये 60 ये 50 कितना हुआ 110, ये तब ये 110 है तो ये कितना होगा 70, तभी तो 180 होगा, तो ये हो गया 70, तो ये क्या होगा ये भी होगा 70। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, यानी ये 25 था 25 का हो गया सी। इतना ही रहना देते हैं, ठीक। अगला जो अभी जो बच गया है 25 से लेके आगे की पार्ट बाई पार्ट हम लोग कर लेते हैं, नहीं होता है तो एक पार्ट में हम लोग 25 तक कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग 50 तक कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता है। 4 पार्ट में हम लोग वीडियो इसको सॉल्व कर देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसके देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पार्ट में सॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंग। चलिए धन्यवाद।